हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। न्यू टॉपिक। हम लोगों ने वो टॉपिक्स पढ़ लिया, तो हम लोग अब एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस में जाएंगे, वो अच्छा होता है। वो टॉपिक्स आपने कहा आते हैं तो वो एक का कंटिन्यूस हो जाता है और आप लोग अच्छे से वो कंप्लीट कर लेते हो। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका देखोगे, इलेक्ट्रिसिटी को हमने दो पार्ट में बांटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और क्लास 12 का एनसीईआरटी का दो बुक है, फर्स्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 पूरा इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेज आर एट रेस्ट, इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। चार्जेज आर एट रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इसमें हम लोग मेनली कूलम्ब्स लॉ से डील करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में जाएंगे गॉस लॉ, और फिर कैपेसिटर। इस तरह के इसमें चार्ज हमारा रेस्ट में रहेगा। फिर चार्जेज आर इन मोशन, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, एसी आएगा, ये मत आएगा। तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी है क्लास 12 एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट। अभी हम लोग जब भी बात करें, हमारा चार्ज क्या है? रेस्ट में, मोशन में नहीं है। तो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी डील विद चार्जेज एट रेस्ट। इसमें से कुछ लोगों का एक किया हुआ स्टार्टिंग का एक लेक्चर मैंने करवाया था, तो रिवीजन होगा उनका। चार्जेज आर एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम डील करते हैं जब चार्ज हमारा रेस्ट में होता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हम सबसे पहले देखें, जब चार्ज रेस्ट में है, मोशन में है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। हम चार्ज को डिफाइन नहीं करने वाले हैं, डिफाइन आप लोग खुद कर लोगे जब पूरा इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करेंगे, तब चार्ज को डिफाइन करना ज़्यादा आसान रहेगा। इसलिए हम अभी चार्ज को डिफाइन करने वाले नहीं है। हमेशा करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम बात करेंगे चार्ज एट रेस्ट, चार्ज आर इन मोशन। भाई चार्ज है क्या? चार्ज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम्ब। एसआई यूनिट इज कूलम्ब। सिंबल कैपिटल सी। आपको पता है फंडामेंटल यूनिट नहीं है। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो इसका डायमेंशन होता है ए इंटू टी। ये जो डायमेंशन होता है ये होता है ए टी। कूलम्ब खुद फंडामेंटल यूनिट नहीं है, एम्पियर टाइम। पुराने बुक में आई टी लिखा आता था, बट अब न्यू सिंबल में ए टी आया था, हम ए टी लिखेंगे। ओके, वेक्टर है स्केलर, तो चार्ज स्केलर है। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं। आपको पता है चार्ज क्या क्या हो सकता है? नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव। बॉडी कैन हैव नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल, इट कैन बी न्यूट्रल, इट कैन हैव पॉजिटिव चार्ज। सो इट कैन बी नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। इट कैन बी नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, charge is always, charges are always associated with mass. Charges are always associated with mass. हमने क्या लिखा? Charges are always associated with mass। मतलब हमेशा चार्ज कुछ मास के साथ आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमको चार्ज ऐसे कुछ हवा में नहीं लगे भैया 2 कूलम्ब चार्ज, नहीं। सिर्फ चार्ज नहीं है, मतलब किसी बॉडी पे अगर चार्ज और कुछ मास है, हम देखें फंडामेंटल पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन है, इट ऑल्सो हैज सम मास 9.1 × 10^31 kg। तो चार्ज हमेशा मास के साथ ही आता है। तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ठीक है, नेक्स्ट, charge on a body is a non-relativistic property.
आपको कहीं भी लिखा है चार्ज ऑन बॉडी इनवेरिएंट इन नेचर, ये भी लिखा था चार्ज ऑन अ बॉडी इज इनवेरिएंट इन नेचर। इनवेरिएंट मीन्स वो चेंज नहीं करता है, मतलब अगर किसी बॉडी पे चार्ज 2 माइक्रोकूलम है तो आप वो हमेशा 2 माइक्रोकूलम ही रहेगा, वो कभी चेंज करने वाला नहीं है। अगर किसी बॉडी पे चार्ज -20 कूलम है तो हमेशा -20 कूलम ही रहेगा, वो कभी चेंज करने वाला नहीं है। तो चार्ज ऑन बॉडी इनवेरिएंट या इन नेचर, वो चेंज करता नहीं है। और हमने यहाँ लिखा नॉन रिलेटिविस्टिक, क्यों लिखा? आप लोग नाम सुनोगे आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको मैं स्ट्रेस डालने के मैंने ये लिखा कि आपने सुना डायलेशन ऑफ मास, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ, टाइम, मास, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन स्पीड। आपने सुना होगा m = m0 डिवाइडेड बाय 1 - v²/c²²। ये कभी देखा होगा? ये आइंस्टाइन ने कहा था कि मास ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड। यहाँ पे m0 क्या है? रेस्ट मास। m0 है रेस्ट मास। मैंने बोला किसी बॉडी का मास उसके स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर हमने स्पीड बढ़ाया ये टर्म बढ़ेगा, होल टर्म घटेगा, मास बढ़ेगा। मतलब स्पीड के साथ मास चेंज करता है। स्पीड बढ़ाने से v/c बढ़ेगा, मतलब ये होल टर्म घटेगा, होल टर्म घटेगा, मतलब मास बढ़ेगा। इसका मतलब अगर किसी बॉडी का स्पीड बढ़ाएं तो उसका मास बढ़ता है। अरे भाई हम तो मास कांस्टेंट लेते हैं, हम लोग जो कांस्टेंट लेते हैं, हम लोग जो वेलोसिटी डील करते हैं वो c से बहुत छोटा है। हमने जितना भी डील किया है अभी तक पढ़ा मैकेनिक्स में, वहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स में v c से बहुत छोटा है। और जब v c से बहुत छोटा है तो v/c स्मॉल है, तो हम लिख सकते हैं 1 - v²/c² नियरली इक्वल टू 1। तो हमने m = m0 मान दे गया। तो क्लासिकल फिजिक्स ने मास को रेस्ट मास के इक्वल मान लिया और मास कांस्टेंट कर दिया। बट प्रैक्टिकली मास कांस्टेंट, रियलिटी में मास कांस्टेंट नहीं है, वो स्पीड पे डिपेंड करता है। आइंस्टाइन ने बोला टाइम लॉ लेंथ के लिए बोला, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हम बस इतना इंटरेस्टेड हैं कि चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसको बोले नॉन रिलेटिविस्टिक, बिकॉज आइंस्टाइन्स ऑफ रिलेटिविटी इज नॉट अप्लाइड फॉर चार्ज। सो q is always equal to q0. It is independent of speed. इंडिपेंडेंट है। आपको कहीं कहीं मुक्त एक बार पूछा हुआ है कहीं किसी एग्जाम में, खुद द फॉलोइंग इस तरह, उसमें ये दिया हुआ है, ये सही है गलत? गलत। या ये दिया हुआ था, सही है गलत? गलत। q is always equal to q0 मीन्स किसी बॉडी पे चार्ज हमेशा रेस्ट चार्ज के इक्वल है। मतलब बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में हो, आपको पीछे लग ये ऊपर नहीं दिख रहा है। सो बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में हो, q इज ऑलवेज इक्वल टू q0, वो चेंज नहीं करता है। कोई डाउट है? सो चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। पहले मैं आपको लिखा देता हूँ इसका स्टेटमेंट, फिर आपको समझाऊंगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल, देखिए चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज integral multiple of electronic charge. Charge on a body is always integral multiple of electronic charge. समझते हैं? हमने क्या बोला? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने ये बोला। क्वांटम मीन्स क्या होता है? आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। ये क्या होता है? पैकेट। मीन्स चार्ज हमेशा कुछ पैकेट में आता है, कुछ एक मान लेते हैं कोई बेसिक यूनिट है, उसका हमेशा पैकेट में है। किसी एक चीज का हमेशा मल्टीपल है, और वो कौन क्या चीज है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक हम सिंबल ई दें नेचर ऑफ चार्ज को, तो हमने बोला Q = ±NE।
चार्ज हमेशा इस E का मल्टीपल है, where E is मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन। हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया फिर प्लस वैल्यू मार लिया, मॉड। आपको पता है कि चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। चार्ज एंड प्रोटॉन क्या होता है, +1.6 × 10⁻⁹ कूलम। चार्ज और न्यूट्रॉन क्या होता है, 0। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -9.1 × 1031 kg। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, क्या लिख दिया, 1.6 × 10⁻27 kg अप्रॉक्स। इसको हम लोग मान सकते हैं इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसका को डाटा याद रखना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, -1.6 × 10⁻19 कूलम। इस आपको पता है, आप लोग पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में। चार्ज ऑन प्रोटॉन +1.6 × दिस, चार्ज न्यूट्रॉन 0, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। ऐसा आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। सो हमने क्या बोला कि किसी बॉडी पे जो भी चार्ज होगा, अगर चार्ज का कोई वैल्यू Q है, वो हमेशा इस E का मल्टीपल होगा। मीन्स n कैन बी 0, 1, 2, 3। n क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, so charge will be either 0, +e, -e, +2e, -2e। चार्ज 2.5 e पॉसिबल नहीं है, चार्ज 0.3 नहीं सकता है, चार्ज -2.7 e पॉसिबल नहीं है। n हमेशा एक इंटीजर है, चार्ज कभी भी यहाँ पे n फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। क्यों, समझते हैं। Why चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज्ड? हमने बोला चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड? व्हाई चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड? व्हाई, क्वेश्चन लिख लो, व्हाई चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। इसको समझते हैं। हमारे पास एक एटम है, एटम में क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यहाँ पे मानते हैं इलेक्ट्रॉन है। हम कुछ में स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करें, बस स्कीमेटिक डायग्राम है। अब मत ध्यान देना कि हम 2, 8, 8 हम नहीं मान रहे हैं, हम एक सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम बना रहे हैं। तो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मानते हैं सोडियम एटम है, ठीक है। वहाँ पे होता है 2, 8, 1, हम उसको नहीं मान रहे हैं, नाम ही देते हैं। कोई एक एटम है, अब इनिशियली न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ, अगर कोई न्यूट्रल एटम है, कोई मान लीजिए एटम M है, न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है नहीं। न्यूट्रल एटम में आप लोग इतना पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूट्रल बॉडी या न्यूट्रल एटम, कुछ भी हो। अगर कोई भी न्यूट्रल बॉडी है उसमें ये दोनों इक्वल है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पे कोई, अगर n इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज हो गया -ne, n प्रोटॉन का चार्ज हो गया +ne, तो नेट चार्ज हो गया 0। सो कोई भी न्यूट्रल बॉडी है x, y, z, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अगर हमको बॉडी को चार्ज करना है तो उसका इस दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बैलेंस को डिस्टर्ब करना होगा। अभी दोनों इक्वल है, हमको इस बैलेंस को डिस्टर्ब करना है। मीन्स टू चार्ज अ बॉडी वी मस्ट डिस्टर्ब बैलेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर हम इसको डिस्टर्ब करेंगे तो बॉडी को चार्ज होगा नहीं, ओके। सो टू चार्ज अ बॉडी वी मस्ट डिस्टर्ब बैलेंस। टू चार्ज अ बॉडी we must disturb balance between number of electrons and number of protons. कोई दिक्कत? अरे ठीक से बैठ जाओ, सुना नहीं है, ठीक से बैठ। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? अगर दोनों इक्वल है हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? या तो इलेक्ट्रॉन को निकाल लें बाहर, क्या क्या ऑप्शन बचेगा? ऑप्शन ए, मैं लिख नहीं रहा उतना बहुत टाइम लेगा। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लें, इलेक्ट्रॉन को अंदर इंसर्ट कर दें। अरे अभी दोनों इक्वल है, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकालिए, डिस्टर्ब हो जाएगा बैलेंस। कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दिए तब भी डिस्टर्ब हो जाएगा बैलेंस।
प्रोटॉन को बाहर निकालें, प्रोटॉन को अंदर डालें। अब प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में, आपको इतना पता है कि न्यूक्लियस को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, क्या क्या न्यूक्लियर फिजन होता है, फ्यूजन एटम बम बन जाता है। तो न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकालना या इंसर्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है लैब में। सो न्यूक्लियस को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। हमारे पास क्या ऑप्शन बचा? अगर आप लोग पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में भी, अगर हमको इसका चार्ज बॉडी को चार्ज का न्यूट्रल बॉडी को मीन्स या तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें या इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट करें, दो ही ऑप्शन बचा है। इन अ न्यूट्रल बॉडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो टू चार्ज अ बॉडी वी मस्ट डिस्टर्ब बैलेंस। इट कैन बी डन आइदर बाय टेकिंग आउट इलेक्ट्रॉन और इंसर्टिंग इलेक्ट्रॉन। सो अगर हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, अब हमको पता है कि हम अभी तक इलेक्ट्रॉन को माने फंडामेंटल पार्टिकल्स, हम इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ऐसे क्वार्क पार्टिकल्स के बारे में चल रहा है, हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है, हमको यही मानना है। तो अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर ले लिया, मान लिया पहले सोडियम था, अगर हम लेते हैं सोडियम एटम, उसमें पहले कितना था, मान लिया सोडियम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से कंफ्यूज मत करना, मैं बोल रहा हूँ स्कीमेटिक है। सोडियम में पहले कितना था, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन प्लस 11 इलेक्ट्रॉन। और हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, लिखिए Na+। अब क्या बचा, 11 प्रोटॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, यही ना। प्रोटॉन तो निकाला नहीं, अब 10 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 10 प्रोटॉन कैंसिल कर दिया, 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो इस पे चार्ज क्या होगा, एक प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल। कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो क्या होगा, Na++। सो हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 11 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब इसमें कितना बचा, अब बचा इसमें 11 प्रोटॉन प्लस 9 इलेक्ट्रॉन। Now charge of 9 electrons will be balanced by 9 proton. We have 2 extra proton. The charge on Na++ will be plus of 2 into this much coulomb. कोई दिक्कत? सो अगर हम इसे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो चार्ज क्या होगा, +3। अगर हम इससे n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं तो चार्ज क्या होगा, +Ne। देखो ना, हमने 1 निकाला तो +1 इंटू दिस, 2 निकाला तो +2 इंटू दिस। अगर 3 निकालेंगे तो 3 प्रोटॉन का चार्ज आएगा, सो +3 इंटू दिस। n निकाला तो +n। हमको पता है कि हम फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ से 1.2 या 1.1, 1.3, 9.2 या 2.7 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर n इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो चार्ज आएगा +n। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो इंसर्ट इलेक्ट्रॉन इन द बॉडी। मैं दिखा नहीं रहा हूँ, आप लोग बच्चे नहीं हो। अगर हमने इंसर्ट किया तो क्या होगा, मान सोडियम में हमने 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, Na- आ गया, तो पहला 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, आपका 11 प्रोटॉन प्लस 12 इलेक्ट्रॉन। सो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन बैलेंस कर दिया, वो है 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा -1.6 into 10⁻⁹ कूलम। सो अगर हमने 1 इलेक्ट्रॉन इंसर्ट किया तो चार्ज -e। इफ वी इंसर्ट 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज will be -2e। इफ वी इंसर्ट n इलेक्ट्रॉन charge will be -Na, right? So since we can't take out or insert fraction of electron, so charge will be always multiple of electronic charge। कोई दिक्कत है? अगर नेगेटिव चार्ज की हम लोग बात करें, अगर हम किसी एटम में 1 इलेक्ट्रॉन इंसर्ट किए तो इस पे चार्ज आया -e। अगर हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इंसर्ट किया तो एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, उसका चार्ज आएगा। और अगर हमने n इलेक्ट्रॉन इंसर्ट किया तो एक्स्ट्रा डाल रहे हैं ना, तो इसका चार्ज आएगा -Ne। यहाँ पे e का वैल्यू हमने लिया है 1.6 -9। दिक्कत? सो आप लिख लो, व्हाई चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज। लिखिए, इन अ न्यूट्रल बॉडी number of electrons are equal to number of protons. In a neutral body, number of electrons are equal to number of protons. To charge a body, we must disturb balance between number of electrons and number of protons. To charge a body, we must disturb balance between
number of electrons and number of protons. It can be done either by inserting electrons or taking out electrons. It can be done either by inserting electrons or taking out electrons. To charge a body, we must disturb balance between number of electrons and number of protons. It can be done either by inserting electrons or taking out electrons. Since we know we can't take out or insert fraction of electrons. Since we know we can't take out or insert fraction of electron, so charge on a body is always integral multiple of electronic charge. So charge on a body is always integral multiple of electronic charge, Q equal to plus minus Ne. कोई दिक्कत? सिंपल है, हमने कुछ नया नहीं बताया है, ये आपको क्लास 10 में पढ़े होंगे। अब एक सिंपल क्वेश्चन देते हैं। Which of the following charge or charges is or are possible? Option A, plus 3.2 into 10 power minus 21. Option B, minus 6.4 into 10 power minus 22. Option C, plus 4 into 10 power minus 16 coulomb. Option D, minus 1 coulomb. Option E, minus 5 microcoulomb. Option F, plus 8 into 10 power minus 2. कौन, पहले आप निकालो कौन कौन चार्ज पॉसिबल है, फिर मैं कैलकुलेट करूंगा। पहले आप निकाल लो कौन कौन चार्ज पॉसिबल है। ऑप्शन ए क्या है, माइनस 3 इंटू 10 पावर माइनस 21 कूलम, सॉरी प्लस 3.2 माइनस 21 कूलम। ऑप्शन बी माइनस 6.4 माइनस 20 कूलम। ऑप्शन सी प्लस 4 पावर माइनस 16 कूलम। ऑप्शन डी माइनस 1 कूलम। ऑप्शन ई माइनस 5 माइक्रो कूलम। ऑप्शन एफ प्लस एफ 8 इंटू पावर माइनस 12 कूलम। कौन कौन चार्ज पॉसिबल है? सिंपल है कि जब भी हमको निकालना है कि चार्ज पॉसिबल है कि नहीं, हमको देखना है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल है। सो हमको Q को E से डिवाइड कर देना है, मॉड Q से। अगर आपको N मिल रहा है, बिकॉज आपको पता है अगर Q इक्वल टू प्लस माइनस NE है तो मॉड Q will be इक्वल टू NE। सो अगर हमको N एक नंबर मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है, मीन्स वो चार्ज पॉसिबल है। अगर कोई फ्रैक्शनल चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। अब तुम लोग को डिवाइडेशन में सिखाना पड़ेगा। दिस बाय दिस 0.02, यही ना क्वेश्चन था, था डिवाइड करना। ओके, तो चार्ज पॉसिबल है क्या? नहीं। यहाँ डिवाइड कर आएगा 0.4, पॉसिबल है क्या? नहीं। इसमें डिवाइड कर 4 इंटू 10 पावर माइनस 16 डिवाइड बाई दिस is 2.5 into 10 power 3, so 2500 नंबर है, so ये पॉसिबल है। ये डिवाइड कर 1 by 1.6 into 10 power minus 19, आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा। ये आप क्लास 10 में पढ़ोगे, आपको याद भी रखना है कि प्लस मीन्स 1 कूलम माइनस 1 कूलम इक्वल टू दिस मच इलेक्ट्रॉन, माइनस 1 कूलम इज इक्विवेलेंट टू 6.25 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन। बहुत बड़ा नंबर है भाई, बहुत बड़ा इंटीजर है। 625 पे 16 जीरो, अगर ये इंटीजर है मीन्स ये चार्ज पॉसिबल है, और जब ये है
इसका 5 टाइम से मल्टीप्लाई कर देना इसमें, तो एक बड़ा नंबर ही आएगा। सो ये भी चार्ज पॉसिबल है, डिवाइड कर ये भी पॉसिबल है। आंसर होगा CDEF। सिंपल तरीका, मैं कोई ऐसा सब दिखा नहीं रहा हूँ। जब भी देखना है कौन सा चार्ज पॉसिबल है कौन नहीं पॉसिबल है, उस चार्ज को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, मॉड ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो, मतलब ई से डिवाइड करो। अगर आपको इंटीजर आता है मतलब चार्ज पॉसिबल है, फ्रैक्शन आता है चार्ज पॉसिबल नहीं है, बेकार टाइम पास है ये। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। Next question, which the following is correct? Which of the following is correct? Option A. Due to charging, no change in mass of a body takes place। मतलब चार्जिंग का मास पर चेंज होना नहीं होता है। बी, ड्यू टू चार्जिंग mass of a body slightly increases। Slightly increases। Option C, due to charging mass of a body slightly decreases। Slightly decreases। Option D, due to charging mass of a body may increase or decrease। Simple। Simple question। Option A है due to charging mass of body exactly remains same। Option B, due to charging mass of body slightly increases। Option C, due to charging mass of body slightly decreases। Option D, due to charging mass of body may increase or decrease। क्या होगा? सिंपल है, आंसर क्या होगा? डी। अगर चार्ज कर रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज आया मतलब इलेक्ट्रॉन से निकाल रहे हैं। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन है नेग्लिजिबल मास, बट अगर हम कुछ निकाल रहे हैं मतलब मास क्या होगा? डिक्रीज करेगा। मीन्स अगर बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव आया मीन्स ड्यू टू चार्जिंग मास हैज डिक्रीज। अगर बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आया मतलब ड्यू टू चार्जिंग मास हैज इंक्रीज्ड। कोई डाउट है? सो ड्यू टू चार्जिंग मास में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन चार्ज। If a body is positively charged, then due to charging mass has decreased. If body is negatively charged, then due to charging mass has increased. Because negative charge में इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट किए मीन्स कुछ अंदर डाले हैं तो मास इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले मीन्स कुछ ले गए बाहर तो मास डिक्रीज करेगा। होपफुली इट्स क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। If charge on a body is minus 6.4, if charge on a body is minus 6.4 into 10 power minus 16 coulomb, minus 6.4 into 10 power minus 16 coulomb, then find increase or decrease in the mass of body due to charging। Then find increase or decrease in the mass of body due to charging। मैंने क्या बोला? If charge on a body is minus 6.4 into 10 power minus 16 coulomb, then find increase or decrease in the mass of body due to charging।
ये है। ओके, तो चार्ज कितना दिया हुआ है, चलो पहले ऑप्शन में देते हैं। इंक्रीजेड बाय B decreased by this C increased by कितना दिए हैं, 10⁻16 कूलम दिए थे ना, 10⁻16 दिए थे। क्या हुआ, हमें चार्ज क्या बोला है, -6.4 इंटू, हो गया ना सबसे, चार्ज हमने बोला है -6.4 इंटू 10⁻16। तो चार्ज निगेटिव है तो मास बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, डिक्रीज तो पहले काट दो, इंक्रीज करेगा। तो हमने कितना इलेक्ट्रॉन इंसर्ट किया, नंबर ऑफ इंसर्टेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, क्यू बाई 6.4 into 10⁻16 divided by this। So हमने 4 into 10⁻³ इलेक्ट्रॉन इंसर्ट किया, और एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करने से मास कितना बढ़ता है, 9, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 9.1 into 10⁻31 kg। So if we insert one electron, mass increases by this much kg। So total change in mass कितना होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन से इतना kg बढ़ता है, हमने इतना इलेक्ट्रॉन इंसर्ट किया, so this much kg, that is 36.4 into 10⁻28 kg। क्लियर, सिंपल था, इसमें कुछ है नहीं। तो आपको ऐसे ही चार्ज दिया रहेगा और पूछेगा फाइंड इंक्रीज इन मास, निकल जाएगा। अगर मास चेंज दिया रहेगा चार्ज निकाल सकते हो। कंप्लीट टाइम पास है, मैं नहीं करवा रहा हूँ। सो नेक्स्ट, अगर मास चले करवा ही देते हैं, तुम लोग भी कहो, छोड़ दिया, लिखो इफ ड्यू टू चार्जिंग, इफ ड्यू टू चार्जिंग, फटाफट ऑप्शन होगा इसमें, इफ ड्यू टू चार्जिंग mass of a body decreases by, if due to charging mass of a body decreases by 45.5 into 10⁻24 gram, 45.5 into 10⁻24 gram, if due to charging mass of a body decreases by 45.5 into 10⁻24 gram, then find charge on the body, then find charge on the body. So mass has decreased by 45.5 into 10⁻24 kg, that is equal to this much ग्राम दिया, 10⁻24 ग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है। ड्यू टू चार्जिंग मास ऑफ बॉडी डिक्रीज बाय 45.5 into 10⁻24 ग्राम, सो दिस मच केजी, इतना केजी डिक्रीज किया है। सो हमने अगर मास डिक्रीज किया है, हमने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकन आउट, कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकालने से 9.1 केजी डिक्रीज होता है। सो इतना डिक्रीज करने के लिए सिंपल यूनिटरी मेथड, हमने कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, दिस बाय मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज 5 into 10⁻4। हमने इतना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, कोई डाउट है, नहीं ना, ओके। सो अब इतना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो चार्ज आएगा पॉजिटिव में, चार्ज इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं तो प्लस Ne, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। सो चार्ज दिस मच कूलम, दैट इज 8 into 10⁻15 कूलम।
कोई डाउट है? सिंपल था। अरे एक इलेक्ट्रॉन निकालने से इतना चार्ज आता है ना, सो इतना इलेक्ट्रॉन निकालने से चार्ज क्या है? 5 into दिस। कोई डाउट है? नहीं। जैसे लोग कंफ्यूज करते हैं, अगर कोई बोलेगा Mg2+ पे चार्ज क्या है, फटाक बोलते हैं +2 कूलम। अरे सही है गलत? गलत है ना। Mg2+ है मीन्स चार्ज इज +2e। अगर Cl- है तो चार्ज इज -e। -1 कूलम +2 कूलम मत कर देना, पक्का ना। Na+ पे चार्ज क्या है? +e। ओके, नेक्स्ट। सो यहाँ हम लोग कर रहे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। अब लिखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। फटाफट, बहुत स्लो चल रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल लिखो। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, in an isolated system, total charge of system remains constant. In an isolated system, total charge of system remains constant. तो क्या बोले, अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, अच्छा हम लोग समझ रहे हो इसका कोई बाहर में कोई मतलब नहीं है, अभी क्वारंटीन जैसे ना क्वारंटीन किया हुआ है। सो मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 चार्जेज हैं, पार्टिकल A B C D। इस पे चार्ज था 0 कूलम, इस पे था +6 कूलम, इस पे था +8 कूलम, और इस पे कुछ चार्ज था -20 कूलम। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अब इसके चार्ज आपस में कुछ इंटरेक्शन किए, ये सिस्टम बाहर से कुछ इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, इसके चार्ज आपस में कुछ इंटरेक्ट किए, और इंटरेक्ट करने के बाद कुछ ये कंडीशन आ गया कि चार्ज ऑन A इज -10 कूलम, चार्ज ऑन B इज -20 कूलम, चार्ज ऑन C इज +10 कूलम। So what is charge on D? What is charge on D? पहले क्या था, यहाँ पे 4 पार्टिकल थे, इस पे +6 कूलम, +8 कूलम, -20 कूलम, 0 कूलम। ये आपस में कुछ इंटरेक्शन किया, आपस में इंटरेक्शन कर सकता है, और अब ये मिला ABC पे चार्ज, D पे क्या हुआ? सिंपल। इफ सिस्टम है टोटल चार्ज इज कांस्टेंट, तो टोटल चार्ज क्या है यहाँ पे? टोटल चार्ज अगर देखेंगे 6 + 8 48 -20 -6 टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज -6 कूलम। यहाँ -6 कूलम होगा तो मीन्स मान लीजिए x आ गया, तो -20 -10 -20 +10 +x इक्वल टू -6। ये तो कैंसल। सो x क्या है? 14 कूलम। तो x क्या हो गया? 14 कूलम। कोई डाउट है? नहीं ना, पक्का? ओके। सो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल का सिंपल क्वेश्चन था। अब मेरा क्वेश्चन है, मैं स्टूडेंट बोल रहा हूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन ए, total number of charge particle, total number of charge particle in an isolated system remains constant. Option A, total number of charge particle in an isolated system remains constant. Option B, total number of positive charge particles in an isolated system remains constant. Total number of positive charge particle in an isolated system remains constant. Option C, total number of negative charge particle in an isolated system remains constant. Option D, none of these. Which of the following is correct? Option A, total number of charged particles in an isolated system remains constant. Option B,
total number of positive charge particle in an isolated system remains constant. Option C, total number of negative charge particle in an isolated system remains constant. Option D, none of these. हो गया? देखो, पहला आपने बोला टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, इसमें कितने चार्ज पार्टिकल हैं? 1 2 3 तो न्यूट्रल था। इसमें कितने चार्ज पार्टिकल हैं? 4, तो नहीं कांस्टेंट। इसमें कितने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं? 1। इसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं? 2, नहीं कांस्टेंट है। तो मैं बोलता हूँ सिंपल थंब रूल, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल ओनली टेल्स अबाउट टोटल चार्ज। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल से कोई मतलब नहीं है, या टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव नहीं। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल चेंज कर सकता है, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल चेंज करता है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल भी चेंज कर सकता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज चेंज कर सकता है। यहाँ कितना पॉजिटिव चार्ज था टोटल? यहाँ 40 था पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे सिर्फ 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज, और सब तो नेगेटिव में आ गया, सॉरी 24 कूलम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। सो वो भी चेंज करता है। सो अल्टीमेटली इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ओनली टोटल चार्ज रिमेंस कांस्टेंट। क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। अब हम लोग एक अपने यूनिवर्स को आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं, नहीं मान सकते? मान सकते हैं ना। यूनिवर्स से बाहर क्या है? कुछ भी नहीं, यूनिवर्स के अंदर सब कुछ है। सो द यूनिवर्स कैन बी ट्रीटेड एज एन आइसोलेटेड सिस्टम, सो वी कैन टेल दैट टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स रिमेंस कांस्टेंट। कोई डाउट है? द यूनिवर्स कैन बी ट्रीटेड एज एन आइसोलेटेड सिस्टम, सो वी कैन टेल दैट टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स रिमेंस कांस्टेंट। लिख लो, द यूनिवर्स कैन बी ट्रीटेड as an isolated system. The universe can be treated as an isolated system. So total charge of the universe remains constant. So total charge of the universe remains constant. ठीक है? ओके। सो अभी तक हम लोग डील कर रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। हमने क्या पढ़ लिया? स्क्वायर क्वांटिटी है, असाइनमेंट कूलम है, चार्ज इनवेरिएंट इन नेचर है, और एसोसिएटेड विद मास है, फिर नॉन रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टी, फिर पढ़े क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। इतना कुछ हम लोग पढ़े। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे टाइम देके। कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, इसको हम बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट लिखवा रहे हैं, ठीक है? इसको हम बिल्कुल लिखवा रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट। लिखिए, एक और फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू कूलम देयर विल बी ऑलवेज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। मैं पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, कूलम्स आर वेरी ओनली फॉर चार्ज पार्टिकल से आपको ध्यान रखना है। बार बार स्टेट डाल रहा हूँ, पार्टिकल मीन्स नो डायमेंशन। तो कूलम्स लॉ किसके लिए है? वो 2 पॉइंट चार्ज के लिए, तो चार्ज पार्टिकल्स के, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू कूलम, फर्स्ट पॉइंट, देयर विल बी ऑलवेज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स, और 2 पॉइंट चार्ज आप लिख सकते हो। According to Coulomb, there will be always force of interaction between 2 charged particles or 2 point charges. Okay, first point. Second point, force of interaction is attractive. Force of interaction is attractive if charges are unlike. Means अगर प्लस माइनस प्लस में क्या होगा? Attraction. Force of interaction is attractive if charges are unlike. And force of interaction is repulsive if charges are like. Force of interaction is repulsive if charges are like. मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस हो जाता है, तब भी क्या होगा? रिपल्सन। सो अगर चार्ज लाइक है
तो रिपल्सन, और अनलाइक है तो अट्रैक्शन। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, force of interaction always acts along line joining two charges. Force of interaction always acts along line joining two charges. ये हमेशा दो चार्ज जो लाइन में उसके अलॉन्ग लगता है, जैसे कि चार्ज ए है, ये चार्ज बी है, तो आप देख रहे हो इसके अलॉन्ग लग रहा है। नहीं, हमने हमेशा देखो इस मतलब जो लाइन ज्वाइन करेगा उसके अलॉन्ग हम ऐसे नहीं लगा सकते हैं। ऐसा कोई कर दिया तो ये गलत है। जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसके अलॉन्ग, मान लीजिए चार्ज यहाँ है और यहाँ है, तो हम इस लाइन को ज्वाइन कर दिए। अब ये अगर प्लस है, ये प्लस है, तो दोनों में रिपल्सन होगा और इसके अलॉन्ग होगा। ऐसा नहीं कोई इधर ड्रॉ कर दिया, ये गलत है, इधर ड्रॉ कर दिया, गलत है। तो ऑलवेज एक्ट्स अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। क्लियर? तो इस पर एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर हम मान लें, इसको मिटा रहा हूं मैं, ये है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये वेक्टर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? Which of the following is correct? Is or are? Option A, FAB is equal to minus of FBA. Option C, mod of FAB is equal to minus of mod FBA. Option C, FAB is equal to FBA. ऑप्शन डी ना। कौन करेक्ट? FAB ये चार्ज ए है, ये चार्ज बी है। FAB is force on A due to B and FBA is force on B due to A. तो हम उसमें लिखवाएंगे, आप उसमें पहले लिखना, उससे मैं अच्छे रुपये इसको कर लो, फिर लिखवा देते हैं। तो क्या होगा? ये होगा। आप उसी में पॉइंट ऐड कर लो, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल ऑलवेज एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। उसी में ऐड कर लो, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग टू चार्ज पार्टिकल्स, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। They are equal in magnitude and opposite in direction. They are equal in magnitude and opposite in direction. Okay? जब equal in magnitude है means ये वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। एंड दे आर जस्ट अपोजिट, बोलते ना अपोजिट वेक्टर। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट, क्या होता है? FAB इक्वल टू माइनस FBA। कोई डाउट है? नहीं? ओके। सो हमने लिखाया फोर्स of interaction acts always on line running two charge particles, they are equal in magnitude and opposite in direction. So next question, we have two charge particles A and B. ये मैं करवा चुका हूँ, इस सबका सेवन होना चाहिए। चार्ज ऑन A is 6 microcoulomb and charge on B is -8 microcoulomb. Mass of A is 4 kg, mass of B is 2 kg. Now, due to mutual force of attraction at any instant, दोनों को they have been released from rest. Charge A and B have been released from rest. हमने दोनों चार्ज को रेस्ट से रिलीज कर दिया। They have been released from rest. Now, due to mutual force of attraction at any instant, if velocity of charge A is velocity of charge A is 15 meter per second, then what is velocity of B? What is magnitude of velocity of B at that instant? दोनों को अट्रैक्ट करेगा ना, दोनों को जब अट्रैक्ट कर रहा है
तो किसी इंस्टेंट पे ए का आपको स्पीड दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड, तो बी का स्पीड क्या होगा? ऑप्शन ए 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 75/4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 30 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी डाटा इनसफिशिएंट। क्वेश्चन क्लियर है? We have two charged particles A and B. Charge on A is 6 microcoulomb and charge on B is -8 microcoulomb. Mass of A is 4 kg, mass of B is 2 kg. They have been released from rest. Due to mutual force of attraction, they move towards each other. If at any instant velocity of A is 15 meter per second, then what is magnitude of velocity of B? Option A, B, C, D. हो गया सिंपल। अच्छा, इस अगर हम सिस्टम लेते हैं चार्ज ए और बी को, सिस्टम लेते हैं, मेरा सिस्टम क्या है? चार्ज ए प्लस बी। ये मैं सेंटर ऑफ मास में क्वेश्चन करवा चुका हूं, बिल्कुल ऐसा ही। तो इस सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0। इस सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0। अरे दोनों फोर्स अगर एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए है तो आपस में तो कैंसिल कर लेगा, तो सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स 0 होगा। तो सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है? 0। ओके, और जब सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, मोमेंटम कंजर्व करेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं सेंटर ऑफ मास में, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम इज 0 देन पी आई इक्वल टू पी एफ। मोमेंटम अगर कंजर्व करेगा, इनिशियल मोमेंटम क्या था? दोनों रेस्ट में था, सो पी आई इक्वल टू पी एफ। तो इनिशियल मोमेंटम था 0, फाइनल मोमेंटम, इसका मास है 4 kg, इसका वेलोसिटी है 15, 4 × 15 प्लस उसका मास है 2 kg, वेलोसिटी है -vb। चलो vb निकालो, तो तुम्हारा डायरेक्शन निकल जाएगा। तो 0 इक्वल टू 60 + 2 vb, सो vb आया -30। -30 मीन्स क्या? निगेटिव इधर आएगा, नेगेटिव आएगा। मैग्नेटिक ने पूछा, आंसर क्या होगा? 30 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? वैसे एच पर यहाँ पे चूंकि हम नेगेटिव मान लिए तो हमको ये लेना चाहिए -vb, तो यहाँ पे ये हो जाएगा और आंसर आपको डायरेक्ट आएगा +30। तो हम डायरेक्शन उल्टा मान लिया है। ऐसा क्वेश्चन हम बहुत करवाए को सेंटर ऑफ मास में, तो बहुत आसान था और यहीं से स्टार्ट किए थे हम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में इसी क्वेश्चन से हमें स्टार्ट ही किए थे। नेक्स्ट गलत हुआ तो नर्क में जाओगे। जिसका गलत हुआ 10 जुर्मा बच्चे। अब देखो कमल पहले ही पल्लवी को बधाई दे रही है। अरे क्वेश्चन कर ले, हंसना बंद कर। देख, गलत को मत करना। चलो मान ली इसका मास है 2 kg, इसका मास है 4 kg, इस पे चार्ज है 8 माइक्रोकूलम, इस पे चार्ज है -4 माइक्रोकूलम। ठीक है, दैट मीन रिलीज फ्रॉम रेस्ट। नाउ ड्यू टू म्यूचुअल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इफ दिस चार्ज हैज मूव्ड, वो यहां से यहां आया, इसका डिस्प्लेसमेंट है 6 मीटर, देन फाइंड, इसको हमने पॉजिटिव मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया है? पॉजिटिव। देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज बी at that instant. System has been released from rest due to mutual force of interaction. At any instant, if displacement of A is +6 meter, then what will be displacement of charge B at that instant? Option A, +6 meter, -6 meter, -3 meter, -12 meter, +12 meter, +3 meter. Question clear है? We have 2 point charges A and B. Charges on A and B are respectively 8 microcoulomb and -4 microcoulomb. Mass of A is 2 kg, mass of B is 4 kg. They have been released from rest. They have been released from rest. So, if due to mutual force of interaction at any instant displacement of A is +6 meter, then the following is displacement of B. हो गया सिंपल टाइप। सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है? 0, और इसके सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था। दूसरी जगह का सेंटर ऑफ मास क्या था? रेस्ट में।
तो आप लोग कर चुके सेंटर ऑफ मास में। फिर से बेसिक क्वेश्चन है कि अगर सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो और सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा। अरे UCM 0 है, ACM 0 है, BCM हमेशा 0 नहीं होगा। ACM क्या होता है? नेट फोर्स एक्सटर्नल बाय मास। नेट फोर्स क्या है सिस्टम पे? 0। ACM 0 है, इसलिए रेस्ट में था, UCM 0 है। अभी हम लोग आप लोग का टेस्ट लिया है ना इसी चैप्टर का, रिवाइज किया ही होगा ना। कहाँ हम लोग सर टेस्ट कहाँ देते हैं? टेस्ट में रिवाइज कहाँ से होगा? पढ़ना लिखना छोड़ दियो। जिनके मुश्किल से 10 to 12 लोग टेस्ट दे रहे हैं बस, या टेस्ट दो, नहीं होगा उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। टेस्ट अगर नहीं दोगे तो टेस्ट दो तभी बेनिफिट होगा। रिवीजन नहीं करोगे सब भूल जाओ। मैं आज मैं आप लोगों को ग्रुप में मैसेज दे दिया हूँ, जो लोग टेस्ट देंगे सबके पेरेंट्स को मैं कॉल करूँगा, सारे के पेरेंट्स को। हमने बोल दिया UCM 0 है, ACM 0 है, मीन्स सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट। COM इज एट रेस्ट। अगर COM रेस्ट में है मीन्स डेल्टा एक्स COM विल बी इक्वल टू 0। अब डेल्टा एक्स COM क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। डेल्टा एक्स COM इक्वल टू वेक्टर फॉर्म होता है M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 बाय M1 प्लस M2। तो अगर ये 0 है, कितना बता रहा हूँ धीरे धीरे, बोर हो रहे होगे, हम क्या करें, आप लोग करते नहीं। 0 इक्वल टू M1 क्या है 2, और डेल्टा x1 6 प्लस M2 क्या है 4 इंटू डेल्टा x2। 0 इक्वल टू 12 प्लस 4 डेल्टा x2। डेल्टा x2 इज -3 मीटर। तो आंसर क्या होगा? -3। क्लियर? अभी जो आपको टाइम लॉस को यूटिलाइज करो, बहुत टाइम है, आपको स्कूल जाने का टेंशन नहीं है। इस टाइम को यूटिलाइज करो, फिर टाइम रिटर्न होने वाला नहीं है। स्कूल टाइम जो भी आपका बच रहा है, आने का जाने का, वहाँ पे जाके टाइम वेस्ट करने का, उसको यूटिलाइज कीजिए। वहाँ जाकर आप लोग बातें ज़्यादा करते हो, पढ़ाई कम करते हो। ठीक है? हम लोग कूलम्स लॉ में पढ़ेंगे। क्या पढ़े अभी? इफ यू हैव टू चार्ज पॉइंट चार्ज या टू चार्ज पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इज अट्रैक्टिव इफ चार्ज आर अनलाइक, इट इज रिपल्सिव चार्ज आर लाइक। ये पढ़े। फिर क्या पढ़े? The force of interaction always acts along line joining two charged particles and that equal in magnitude and opposite in direction. ठीक है? नेक्स्ट लिखिए। Force of interaction between two charged particles. Force of interaction between two charged particles is independent of. Force of interaction between two charged particles is independent of presence of any other charged particle. समझो इसको, मैंने क्या लिखवाया? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज पार्टिकल। समझते हैं? मानते हैं पहले पास Q1 Q2 था, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कुछ इधर F1 था, ये भी F1 था, भी कोई और चार्ज नहीं था। और हमने थर्ड चार्ज Q3 ले आया, ये भी प्लस है, तो इस दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो ये Q3 Q1 को इधर रिपेल किया F2 से। पॉइंट ये है कि इस Q3 के आने से इस F1 पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब Q1 और Q2 के बीच में पहले आपस का रिपल्सन अगर F1 था, जब Q3 नहीं था, अभी Q3 के आने के बाद में भी इसके आपस के रिपल्सन F1 में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। Force of interaction among Q1 and Q2 is independent of presence of Q3. Q3 के आने से इसके आपस के फोर्स में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहले जिसमें ये नहीं था उसमें फोर्स इसके बीच का रिपल्सन F1 था, लाइन के बाद फोर्स रिपल्सन क्या रहेगा? F1। ओनली थिंग यहाँ पे अब दो फोर्स लगेगा, एक F1 और एक लगेगा F2। तो नेट कुछ चेंज करेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नेट फोर्स Q1 पे चेंज कर जाएगा, but force on Q1 due to Q2 remains unchanged due to presence of Q3। मतलब Q3 रहे ना रहे, आपस के इंटरेक्शन को मान लीजिए दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे आके लाइन मार रहा है,
इसके आपस के रिलेशन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, इस मैग्नीट्यूड में मॉड ले रहा हूं, इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हमारे पास दो चार्ज है Q1 Q2, मानते हैं प्लस है, ये आपस में रिपेल किया, चलो माइनस ही कर देता, ये ट्रैक्शन होगा। तो ये जो हम बोल रहे हैं ये एफ ही है, इस एफ ही का मैग्नीट्यूड हमें डायरेक्शन की बात नहीं करना है, इसका मैग्नीट्यूड इसके मॉड Q1 मॉड Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, और अगर इसके बीच का डिस्टेंस r है, पार्टिकल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये किसके लिए है? फॉर टू चार्ज पार्टिकल्स। अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है प्लस Q और इसका कोई डायमेंशन नहीं है, और माइनस Q2, फिर टू चार्ज पार्टिकल्स, तो इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, मैं बार बोल रहा हूँ, मैंने मॉड ले लिया, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इसके मॉड Q1 मॉड Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, और इसके बीच के डिस्टेंस, अगर यहाँ पे डिस्टेंस के बीच का r है, उस r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? कोई डाउट है? हम दोनों कंबाइन करते हैं, हम डायरेक्शन की बात हम लोग पहले कर चुके हैं, आप देख लोगे प्लस माइनस है, देखो हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, वो प्लस साइन के साथ डायरेक्शन में, डायरेक्शन आप देख लो, लाइक में रिपल्सन, अनलाइक में अट्रैक्शन, वहाँ डायरेक्शन देखना, मैग्नीट्यूड यहाँ से निकालना, मैं यहाँ पे साइन देगा, कंफ्यूजन बिल्कुल आसान रहेगा, आप पहले मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्शन खुद से देख के वेक्टर कंडेंट निकाल लेना, क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो हम यहाँ लिखेंगे मॉड एफ ई, एक कॉन्स्टेंट डालेंगे, सम कॉन्स्टेंट के Q1 Q2 बाय r स्क्वायर mod, this k is proportionality constant। ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब k इज मीडियम डिपेंडेंट, इसलिए k इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। तो k का यूनिट क्या होगा? व्हाट इज यूनिट ऑफ k? k क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन r is relative permittivity of medium, ये dimensionless है, relative permittivity of medium, ये सब कुछ टर्म आपको याद रखना चाहिए। also called dielectric constant, this epsilon r is also called dielectric constant, डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर में, this also called dielectric constant, और एप्सिलॉन r इक्वल टू होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो अब एप्सिलॉन क्या हो गया? इट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मतलब व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये आया, ये चीज है मीडियम प्रॉपर्टी, और हमने इसको फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में दिया, एप्सिलॉन नॉट इज एप्सिलॉन r, दिस एप्सिलॉन इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। और आप देखोगे एप्सिलॉन r इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एप्सिलॉन r इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। अब हमको जो फॉर वैक्यूम एप्सिलॉन r क्या होगा? 1 फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस 1 होता है, हम लोग एयर के लिए 1 ले लेते हैं, बट रियल में फॉर फ्री स्पेस एप्सिलॉन r इक्वल टू 1। तो अगर हम वैक्यूम लेंगे तो k का वैल्यू क्या होगा? फॉर वैक्यूम k इक्वल टू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 9/9। ये आपको याद रखना है। वैक्यूम के लिए k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हम लोग मेनली उसी के लिए डील करेंगे, और उसके वैल्यू क्या आया? 9 इंटू, दिख नहीं रहा है क्या?
फॉर वैक्यूम के इज 1/4 पाई, मैं बोल भी रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वैक्यूम के लिए होता है के का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मैं फिर से बोल रहा हूँ के मीडियम डिपेंडेंट, के मीडियम पे डिपेंड करता है, के मीडियम पे डिपेंड करता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम प्रॉपर्टी आ गई, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम होता है, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, हम लोग कैपेसिटी में पढ़ेंगे क्यों आता है। तो मीडियम को इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, बस आधा इतना मान लो। इसको हमने वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लिखा एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी, सिंपल रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये डायमेंशनलेस होगा, इसका कोई यूनिट नहीं है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसका मतलब हुआ कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज मिनिमम फॉर वैक्यूम। मतलब अगर ये वैक्यूम के लिए मिनिमम है, मतलब के का वैल्यू वैक्यूम के लिए क्या होगा, मैक्सिमम, और कोई मीडियम होगा तो के का वैल्यू घट जाएगा। के इज मैक्सिमम फॉर वैक्यूम, नहीं, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है के का, और मीडियम में के का वैल्यू वैक्यूम से कम होगा। क्यों? सिंपल, ये पूरा है हमारा वैक्यूम के लिए। अब समथिंग बाय मोर देन 1 से अगर डिवाइड करते हैं, एप्सिलॉन आर मोर देन 1 है तो के का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। तो कोई और भी मीडियम, कोई भी और मीडियम लेंगे उसका एप्सिलॉन आर क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, वैक्यूम के लिए 1 होता है। ठीक है, ये आपको बस याद रखना है। अब बताओ अगर के है मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन का यूनिट क्या होगा, उसका जस्ट रिवर्स। के इक्वल टू दिस है या दिस है, ये तो डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी हो गया, ये सब यूनिटलेस है, मतलब एप्सिलॉन नॉट सिंपली के का जस्ट रिवर्स होगा, मीन्स कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? यू कैन फाइंड डायमेंशन। अरे भाई जब ये हुआ के हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और के है 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या होगा, इसका जस्ट के का उल्टा, कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। आपको याद रखना है फॉर वैक्यूम के इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सब छाप लियो, मैं इसको मिटाऊं। तो सब बोर्ड भरा हुआ है, मतलब सारा कुछ फैक्चुअल डाटा से भरा हुआ है। इसको क्या क्या बोलते हैं, मोर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, वैक्यूम का वैल्यू होता है, तो आपको याद रखना है ये सब कुछ। अब मुझे एक डाउट आया, अच्छा डाउट आया। डाउट क्या आया, हम मानते हैं दो मीडियम है, वाटर है और वैक्यूम है, मानते हैं वाटर है और वैक्यूम है। No medium of water vacuum. We have two charges, plus Q1 and minus Q2. Force of interaction between them in water is F. Sorry, in vacuum, free space, F. और same charge, same separation, same charge, same separation. सिर्फ हमने वहाँ पे water डाल दिया, अभी भी सेपरेशन आर है, यहाँ भी आर था। नाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एफ डैश, देन माय ऑप्शन इज एफ डैश इक्वल टू एफ, एफ डैश ग्रेटर देन एफ, एफ डैश लेस देन एफ। कांट से क्या होगा, हो गया। आप लोगों ने बोला ये एफ डैश लेस देन एफ, सिंपल मैंने आपको पढ़ाया भी था। एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, मॉड एफ अगर बात करें तो मॉड Q1 मॉड Q2 बाय आर स्क्वायर। फॉर वैक्यूम ये 1 है और वाटर के लिए मोर देन 1 होगा, इसलिए एफ डैश हो जाएगा, कुछ यहाँ पे मोर देन 1 आ जाएगा, मीन्स एफ डैश बाय एफ विल बी लेस देन 1। अरे हाँ नहीं, अरे यार ये एफ होगा, चलो और ये एफ डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मॉड Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और ये एफ डैश बाय एफ डिवाइड करते हैं, ये पूरा तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा, दिस बाय दिस, सो 1/ER, दिस इज लेस देन 1 बिकॉज ER इज मोर देन 1, सो एफ डैश इज लेस देन एफ। ये आपने किया, पर मेरा डाउट ये है, अभी हमने बोला फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर थर्ड चार्ज पार्टिकल।
मतलब इसके आपस के रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये वैक्यूम था, वाटर था, तो अगर ये वाटर और वैक्यूम करने से आपस के फोर्स में चेंज क्यों आ गया भाई? अभी तो हम बताएं कूलम्ब्स लॉ, मतलब या तो ये गलत है जो हम बताएं वो गलत है। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। अभी मैंने बोला कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर थर्ड चार्ज पार्टिकल। मतलब इसके आपस के बीच का फोर्स कोई और थर्ड चार्ज से फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। सो ये वैक्यूम था, ये वाटर था, आपस का फोर्स यहाँ एफ है, एफ डैश है। जब आपस के रिलेशन में फर्क नहीं पड़ेगा एफ डैश चेंज क्यों कर जाएगा? नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट नहीं करेगा। अगर देखो एक बार हमसे पूछा भी है, अगर सिर्फ पूछता इसमें एफ डैश इज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 ओनली, अगर ओनली लगा देता ना तो एफ डैश इक्वल टू एफ। कूलम्ब्स लॉ बिल्कुल सही है, लॉ गलत नहीं होगा। तो क्या हुआ भाई? बेसिकली हम लोग किस में इंटरेस्टेड हैं? हम रियल में प्रैक्टिकल लाइफ में इस Q1 पे सिर्फ Q2 के फोर्स में इंटरेस्टेड है या नेट फोर्स में इंटरेस्टेड है? एक्शन क्या होता है? नेट फोर्स बाय मास या किसी एक का फोर्स बाय मास? नेट फोर्स। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम किस में इंटरेस्टेड होते हैं? नेट फोर्स में। तो जब यहाँ पे कोई मीडियम आएगा ना, इस पे दो फोर्स लगा रहा है, Q2 भी लगा रहा है और मीडियम भी लगा रहा है। तो सिर्फ Q2 का जो Q1 पे फोर्स था वो मीडियम हो ना हो, वो F का F अगर आपको सिर्फ पूछता ना सिर्फ Q2 का फोर्स निकालना है तो आप अभी भी यही निकालते। ये क्या होता? 1/4πε0 mod Q1 mod Q2 बाय r स्क्वायर। सिर्फ Q2 का फोर्स Q1 पे चेंज नहीं करेगा मीडियम चेंज होने से। एकदम ध्यान रखना कि कूलम्ब्स लॉ यही बोलता है कि थर्ड चार्ज पार्टिकल आने से आपस के इंटरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीन्स वाटर को लाने से F1 और Q1 और Q2 के आपस के फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस समय वैक्यूम था, अगर इसके बीच का फोर्स F था तभी भी इसका इस आपस का फोर्स F ही रहेगा। बट हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में इंटरेस्टेड नेट फोर्स, बिकॉज एक्सरसाइज नेट फोर्स बाय मास कन्वर्जेंस लॉ। सो नेट फोर्स इस Q1 या Q2 पे दो लगा रहा है। एक वाटर पार्टिकल है, वो भी एक पोलर चार्ज पार्टिकल है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कैपेसिटर में। एक ये लगा रहा है और एक Q2 लगा रहा है, उस दोनों को मिला के नेट हो जाता है एफ डैश। ये जो हम लाते हैं एप्सिलॉन आर, ये जो दिखाता है, ये दिखाता है नेट फोर्स बिटवीन Q1 Q2 इन मीडियम। ये क्या है? नेट फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इन मीडियम। अगर सिर्फ पूछता फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 ओनली, वो किसी मीडियम में यही रहेगा जो वैक्यूम में है। एम आई क्लियर? सिर्फ Q2 का Q1 पे फोर्स मीडियम चेंज करने से चेंज नहीं करेगा, वो वही है जो वैक्यूम में है। तो अब आपको बोलेगा सर हम क्या करेंगे? अगर आपको सिंपल फोर्स बोले तो आपको नेट फोर्स लेना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। अगर ओनली लगा दिया, मतलब आपका नॉलेज चेक करना चाहता है आपको ये आता है कि नहीं आता है, तब फिर ये पूछा था। तो अगर ओनली लगा दिया देन फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। मींस फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 ओनली इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। अगर ओनली लगाया मतलब आपको नेट फोर्स की बात कर रहा है। सिंपली फाइंड फोर्स बिटवीन Q1 Q2, आपको नेट फोर्स निकालना है। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज आपको यही मान के चलना है। डबल का फाइंड फोर्स बिटवीन Q1 Q2 इन वाटर विल यूज 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अब बोलेगा फाइंड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 ओनली, देन विल राइट 1/4πε0 mod Q1 mod Q2 बाय r स्क्वायर। क्लियर? सो नेट फोर्स F डैश है और वो चेंज कर गया, बट सिर्फ Q2 का फोर्स मीडियम इंडिपेंडेंट है। अच्छा ठीक था। क्लियर? ओके। यहां तक कोई डाउट है? नहीं, पक्का? सो अभी हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बाद में फिर इसको वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? ओके, सो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ पे। ओके, बाय बाय।